माननीय सदस्यगण, कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 श्री राव इंद्रजीत सिंह मेघवाल जी। धन्यवाद सभापति जी। आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची के क्रम संख्या 2 पर अंकित दस्तावेज 2 श्री राव इंद्रजीत सिंह के नाम के आगे अंकित है। मैं आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 3 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। धन्यवाद सभापति जी। मैं आपकी अनुमति से श्री अश्विनी कुमार चौबे जी के नाम के आगे जो अंकित दस्तावेज है, जो आज की कार्यसूची के क्रम संख्या 3 पर अंकित है, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 4 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। धन्यवाद सभापति जी। मेरे नाम के आगे अंकित Honorable members, I have no option and no other methodology or talent to convey. I find we must continue with our listed business, and that is what we should be doing. We must not raise issues which have been determined finally. And the House knows, the illustrious members of the House know that the listed business affords them all opportunity of expression. It defies logic and reason. Why we are not availing it? Please take your seat. Take your seat. The House stands adjourned to meet at 1100 hours on Tuesday, February 6, 2023. स्थगित कर दी गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही की। मैं आज की कार्यसूची के क्रम संख्या 11 पर अपने नाम के समक्ष उल्लिखित कागजात को सदन के पटल पर प्रस्तुत करता हूं। नंबर 12 श्री BL वर्मा जी। तो लोकसभा में भी हंगामा देखने को मिल रहा है। विपक्ष का लगातार राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। मंगलवार तक के लिए राज्यसभा और लोकसभा दोनों की कार्यवाही की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राज्यसभा की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में भी विपक्ष का लगातार हंगामा जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज की कार्यसूची की क्रम संख्या 13 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित दस्तावेजों को मैं सभा पटल पर रखता हूँ। नमस्कार। आइटम 14 डॉक्टर भागवत किशन कराड़ जी। Honorable sir, with your kind permission, I rise to lay the papers mentioned against my name in serial number 14 in the list of business for today. आइटम नंबर 14A श्री पंकज चौधरी जी। सभापति महोदय, मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की ओर से व्याख्यात्मक ज्ञापन सहित वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग की निम्नलिखित अधिसूचना की एक प्रति अंग्रेजी तथा हिंदी में सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूँ। पहला, पेट्रोलियम क्रूड के उत्पाद पर और एविएशन टरबाइन शुल्क के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को बढ़ाने के लिए दिनांक 19 जुलाई 2022 की अधिसूचना क्रमशः 18/2022 केंद्रीय उत्पाद शुल्क को आगे संशोधित करने के लिए दिनांक 3/2/2023 की अधिसूचना संख्या 6/2023 केंद्रीय उत्पाद शुल्क। दूसरा, डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को बढ़ाने के लिए दिनांक 30 जून 2022 की अधिसूचना क्रमांक 4/2022
केंद्रीय उत्पाद शुल्क को आगे संशोधित करने के लिए दिनांक 3/2/2023 की अधिसूचना संख्या 7/2023 केंद्रीय उत्पाद शुल्क। आइटम नंबर 15 नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे जाते हैं। माननीय सदस्य अपना नोटिस सभा पटल पर रख दे। हमारे संसदीय कार्य मंत्री जोशी जी। सर, मैं निवेदन करना चाहता हूं फिर से एक बार, जब राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, पहले चर्चा होता है अभिभाषण पे, धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होता है। मैं निवेदन करता हूं धन्यवाद चर्चा पर, जब भी चर्चा तुम लोग शुरू करते हैं वो जो चाहते हैं वो बोलने दो, सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। और पब्लिक डोमेन में तो ऑलरेडी वित्त मंत्री ने जो कहने का था वो कह दिया है। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, ये परंपरा है, संसदीय परंपरा है, जब भी राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा पहले उसका धन्यवाद प्रस्ताव पारित करना एक परंपरा है। ये परंपरा से हटना नहीं चाहिए, ये परंपरा तोड़ना नहीं चाहिए। मैं फिर से एक बार निवेदन करता हूं, आपको जो भी चर्चा करना है धन्यवाद प्रस्ताव में आप चर्चा कर सकते हैं, तो कृपया जाइए, तुरंत चर्चा शुरू करिए। संसद का ये समय अमूल्य समय है, ये बहुत अमूल्य समय है। मैं निवेदन करता हूं, कृपया अपने सीट पे जाइए, चर्चा शुरू करिए, सरकार उत्तर देने के लिए तैयार है। सभी माननीय सदस्यगण, सरकार ने बोला कि सरकार उत्तर के लिए तैयार है। हमें राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा करना है, हमें इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल बिजनेस करना है और ये हमारा दायित्व है। आप सब वरिष्ठ लोग हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अपने अपने स्थान पर जाइए। सभा की कार्यवाही कल मंगलवार दिनांक 7 फरवरी 2023 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो लोकसभा की कार्यवाही भी मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है और संसद में दोनों सदनों में विपक्ष का आज भी हंगामा देखने को मिला है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर संसदीय कार्य मंत्री ने अपील की विपक्षी सांसदों से कि अभिभाषण पर चर्चा हो, सरकार चर्चा के लिए तैयार हो, लेकिन नियम के तहत चर्चा हो, सार्थक चर्चा हो। विपक्षी दलों के हंगामे के चलते फिर से एक बार दोनों सदनों की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है मंगलवार तक के लिए और संसद से लेकर सदन तक आज कांग्रेस का हंगामा देखने को मिला है, विपक्ष का हंगामा देखने को मिला है। अडानी और हिंडनबर्ग विवाद को लेकर लगातार विपक्ष सदन में इस पर चर्चा चाहता है और संसदीय कार्य मंत्री ने अपील भी की विपक्षी सांसदों से कि सरकार तैयार है, नियम के तहत चर्चा होगी, लेकिन शांति बनाए रखें। लेकिन बावजूद इसके विपक्षी दलों की तरफ से लगातार हंगामा जारी रहा और दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। मंगलवार तक के लिए राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। तो एक बार फिर से विपक्ष के हंगामे के चलते आज भी सदन में कोई चर्चा नहीं हो पाई है। इससे पहले भी कई बार सदन में चर्चाएं नहीं हुई है, सदन को स्थगित करना पड़ा है और आज भी वही हुआ। विपक्ष के हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित हो गई है। गौतम अडानी की कंपनी के शेयरों में जो गिरावट आ रही है और हिंडनबर्ग ने जो आरोप लगाए हैं अडानी ग्रुप को लेकर, उस पर विपक्ष चर्चा चाहता है सदन में, लेकिन सरकार की तरफ से विपक्ष ने आरोप लगाया है कि सरकार चर्चा से भागना चाहता है और लगातार सरकार चर्चा नहीं होने देना चाहती है। इसी के चलते बार बार सदन को स्थगित कर दिया जाता है। वहीं आज संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी अपील की विपक्षी सांसदों से कि सरकार सदन में चर्चा होने देना चाहती है, नियम के तहत चर्चा हो, सार्थक बहस हो, लेकिन नियम के तहत बहस हो। लेकिन बावजूद इसके विपक्षी दलों का जो हंगामा वो जारी रहा और लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। न्यूज रूम से हमारे साथ नितिन जुड़े हुए हैं। नितिन, आज फिर से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित हो गई है मंगलवार तक के लिए, आज भी कोई बहस देखने को नहीं मिली है।
जी देखिए पूजा, बिल्कुल जिस तरीके से संसद के अंदर जो हंगामा देखा था, विपक्षी दल का जो हंगामा था वो काफी दिनों से चल रहा था, उसको पहले भी स्थगित कर दी गई थी, राज्यसभा और लोकसभा को स्थगित कर दिया गया था, लेकिन आज फिर दोबारा से जो है राज्यसभा और लोकसभा को स्थगित कर दिया गया कल तक के लिए, मंगलवार तक के लिए। लेकिन जो प्रहलाद जोशी ने कहा कि हम जो है लोगों से बात करने के लिए तैयार है, स्पष्ट करना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से राज्यसभा में हंगामा देखा गया विपक्ष का अडानी ग्रुप को देखते हुए, तो इस पर जो है काफी चर्चा नहीं हो पाई थी। लेकिन प्रहलाद जोशी कह रहे चर्चा करने के लिए भी हम तैयार बैठे हुए हैं। जी, आज सदन से लेकर सड़कों तक कांग्रेस का हंगामा देखने को मिला है। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो LIC और SBI दफ्तरों के बाहर जुटे, लगातार सरकार पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। JPC की जांच की मांग जो कांग्रेस की तरफ से की जा रही है उसको लेकर भी लगातार हंगामा किया जा रहा है। सड़कों पर क्या कुछ देखने को मिला है? जी देखिए बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से जो है कांग्रेस का धरना प्रदर्शन था, लोकसभा के अंदर भी चल रहा था, तो विपक्ष का अलग अलग तरीके पर चल रहा था, रोड से लेके जो है संसद तक का हंगामा नजर आया। लेकिन वहाँ के कांग्रेस के लोगों का कहना है कि इस तरीके की JPC की जो है जांच कराई जाए, लेकिन सरकार उससे भागते हुए नजर आ रही है। उसके आरोप लगाए उन्होंने कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, और जो का धरना प्रदर्शन वहाँ पर कर रहे थे उनका कहना है कि JPC की जो रिपोर्ट है उस पर जाँच कराई जाए, लेकिन उसको जो है सरकार भागते हुए नजर आ रही है। लेकिन आज जो है धरना प्रदर्शन था, काफी देर तक चला था, रोड से लेकर जो है संसद तक का ये धरना प्रदर्शन यहाँ पर नजर आया था। उसी के बाद इसका उसे राज्यसभा और लोकसभा को स्थगित कर दिया गया है कि कल तक के लिए, कि कल तक मंगलवार तक इसे स्थगित रहा जाएगा। लेकिन प्रहलाद जोशी ने साफ कह दिया कि इस तरीके को हम जो चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उस तरीके के स्पष्ट तरीके से जो है इसमें चर्चा की जाएगी। लोगों से जो आसपास से जो राज्यसभा के अंदर हंगामा कर रहे हैं, विपक्ष हंगामा कर रहा है, कंटिन्यू हंगामा बनता हुआ नजर आ रहा था। उसी को देखते हुए यहाँ पर पूरी तरीके से जो है प्रहलाद जोशी ने साफ कर दिया कि हम चर्चा करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन इस अपडेट के लिए आपका। जब आम आदमी पार्टी के लोगों ने कुछ नहीं बोला और कहा कि मेयर का इलेक्शन कराओ, तो उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के लोगों से इन्होंने शोर मचवा के और बिना किसी बात के फिर से एडजॉर्न कर दिया। ये है क्या मामला? ये मामला सारा ये है कि 17 साल में भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम में जितने कुकर्म किए, इनको पता है कि आम आदमी पार्टी का मेयर। तो दिल्ली में एक बार फिर से मेयर का चुनाव स्थगित हो गया है। आम आदमी पार्टी के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मेयर चुनाव स्थगित हो गया है आज फिर से। इससे पहले भी 2 बार मेयर पद के लिए चुनाव हुए, लेकिन दोनों तरफ के पार्षदों के हंगामे के चलते स्थगित हो गए। मेयर चुनाव नहीं हो पाए। आज फिर से पार्टी के मेयर के हाथ लग जाएंगे, इसलिए बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि मेयर बने। जनता ने इनको हरा दिया है, तो ये इलीगल तरीके से, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से अब अफसरों के जरिए नगर निगम को बीजेपी चला रही है। ये बर्दाश्त नहीं है। अब हम इसके लेके पूरी उम्मीद रखते हैं कि अब जब ये असंवैधानिक काम हो रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा और गुंडागिरी खुलेआम हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट में इसको लेके जाएंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट संविधान की रक्षा करेंगे, माननीय सुप्रीम कोर्ट संविधान द्वारा बनाए गए कानूनों की रक्षा करेंगे। थैंक यू। अभी पूरा तैयार कर रहे हैं, वो रखेंगे। लेकिन मूल रूप से तो यह है कि संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है, उसके बावजूद बदतमीजी हो रही है, उसके बावजूद गुंडागिरी हो रही है। अधिकारी का नाम बार-बार जिक्र है, क्योंकि जिस तरह से उनकी कार्रवाई हो रही है उसको आप लोग सवालों के घेरे में, तो क्या सुप्रीम कोर्ट जब जाएंगे तो उन सारी बातों को भी रखेंगे आपको? अभी वो सारी लीगल एडवाइस ले रहे हैं, क्योंकि कानून तो साफ साफ है, जो भी लीगल प्रोसीजर है उसमें लेके हम इसको लेके जाएंगे। सर ये चाहते हैं कि पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति जो है वो कोर्ट की तरफ से हो या उसकी निगरानी में, क्योंकि अभी कानून देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो अपील है हमारी मेन तो ये है कि साहब संविधान में जब लिखा हुआ है कि कानून के मुताबिक मेयर का चुनाव होगा और मेयर आगे कार्रवाई करेंगे, तो मेन तो रिक्वेस्ट है कि साहब मेयर का चुनाव तो कराएं। ये बहाने मार मार के भाग रहे हैं। मैंने पिछली बार भी कहा था कि ये भागती जनता पार्टी हो गई है, क्योंकि उसको पता है कि 17 साल के कुकर्म सामने आएंगे। तो अब मेयर का चुनाव जब जनता ने करके दे दिया है, तो मेयर का चुनाव तो होने दें। हमारी मेन तो अपील है, बाकी कानूनी जो भी उसकी भाषा होगी वो बताएंगे आपको। इससे पीछे एल्डरमैन के वोटिंग का कोई इतिहास रहा है क्या? कोई इतिहास नहीं है। जब कानून में लिखा हुआ है, संविधान में लिखा हुआ है, एल्डरमैन वोटिंग नहीं। के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आज फिर से मेयर का जो चुनाव दिल्ली में होना था MCD में, वो फिर से स्थगित हो गया है। मनीष सिसोदिया ने गंभीर आरोप लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी पर और कहा है कि अफसरों की तानाशाही चल रही है। MCD में इनलीगल तरीके से MCD चलाई जा रही थी।
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और उन्होंने कहा है कि अब संविधान की रक्षा के लिए आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। नई खबरों की ओर रुख करते हैं। पार्टी महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए गए बयानों से पहले से समाजवादी पार्टी के नेता अब भी बाज नहीं आ रहे हैं। यूपी के सिराथू सीट से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को हराने वाली सपा नेता पल्लवी पटेल ने अब विवादित बयान दिया है। पल्लवी ने तुलसीदास को एक संत नहीं बल्कि एक अनुवादक बताया। पल्लवी का कहना है कि रामचरितमानस में भरोसा नहीं करती वो। उन्होंने दावा किया कि तुलसीदास ने कई रामायणों को मिलाकर उनमें अपनी विचारधारा जोड़कर एक नई पुस्तक बनाई है। सपा नेता का कहना है कि मानस में प्रयोग किए गए विवादित शब्दों को लोगों के मन से हटाने के लिए एक बड़ा आंदोलन करना होगा। तो रामचरितमानस पर एक नया विवाद सामने आया है। एक और नया विवादित बयान समाजवादी पार्टी के नेता की तरफ से दिया गया है। सपा विधायक पल्लवी पटेल ने यह विवादित बयान दिया है और उन्होंने तुलसीदास को अनुवादक बताया है। उन्होंने कहा है कि तुलसीदास ने कई रामायणों को मिलाकर उन्होंने एक नई पुस्तक लिखी जिसको रामचरितमानस का नाम दिया है। उन्होंने तुलसीदास को संत मानने से भी इनकार कर दिया। इससे पहले रामचरितमानस जो है वो जिन्होंने उसका अनुवाद किया है वाल्मीकि जी की रामायण का, उन्होंने उन सभी रामायण से कुछ ना कुछ अंश लेकर के अनुवाद करके और उसमें अपने भी विचार जोड़ते हुए रामचरितमानस को लिखा है। अब रामचरितमानस की जिन चौपाइयों की बात हो रही है, अगर देखें तो ऐसे इस्लाम है और कुरान में भी लिखा है कि बुत परस्ती हराम है। और कई इस्लामिक जो इतिहासकार हैं उन्होंने बोला है कि जो बुत परस्ती में लोग हैं वो काफिर हैं। तो मैं ऐसा नहीं मानती और मैं ऐसा विश्वास भी नहीं करती हूँ। किसी पंक्ति को हटाना या किसी शब्द को हटाना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि वो शब्द लोगों के अंतर आत्मा में और दिमाग पे छपा हुआ है। तो अगर हमें हटाना है और विरोध करना है तो सबसे पहले अपने आंदोलन को इतना बढ़ा। वहीं ईडी आज दो अलग अलग मामले में जामताड़ा के कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी और साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव से फिर से पूछताछ करेगी। ईडी ने डीसी को संथाल में हुए 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन मामले में पूछताछ के लिए दोबारा बुलाया है। इससे पहले रामनिवास से 23 जनवरी को ईडी ने 7 घंटे तक पूछताछ की थी। वहीं विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी से विधायक खरीद फरोख्त मामले में पूछताछ की जाएगी, जबकि 7 फरवरी को खिजरी विधायक राजेश कच्छप और 8 को कोलेबिरा विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी से पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें, साहिबगंज डीसी रामनिवास से ईडी ने 23 जनवरी को पूछताछ की थी। अधिकांश सवालों का जवाब रामनिवास ने संतोषजनक नहीं दिया था। ईडी का यह कहना है उन्होंने जवाब देने के लिए 10 दिन का समय मांगा था। डीसी पर आरोप है कि उनके कार्यकाल में सबसे अधिक अवैध खनन हुए, जिसको रोकने की कोशिश नहीं की गई उनके द्वारा। तो कांग्रेस विधायक की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। डॉक्टर इरफान से ईडी आज फिर पूछताछ करेगी, उनको पूछताछ के लिए तलब किया है। वहीं साहिबगंज के डीसी से भी आज ईडी पूछताछ करेगी। दोनों को आज ईडी ने फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है। आपको बता दें, रामनिवास से पहले भी ईडी ने 23 जनवरी को पूछताछ की थी, जिसमें ईडी की तरफ से कहा गया कि अधिकांश सवालों के जवाब रामनिवास ने संतोषजनक नहीं दिए थे। उन्होंने जवाब देने के लिए 10 दिन का समय मांगा था। डीसी पर आरोप है कि उनके कार्यकाल में सबसे अधिक अवैध खनन हुए, जिसको रोकने की कोशिश नहीं की गई है उनके द्वारा। तो कांग्रेस विधायक की मुश्किलें एक बार फिर से यहां पर बढ़ती नजर आ रही है। विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी से खरीद फरोख्त मामले में एक बार फिर से पूछताछ करेगी आज ईडी। उनको पूछताछ के लिए तलब किया गया है। इससे पहले 7 फरवरी को खिजरी विधायक राजेश कच्छप को और 8 को कोलेबिरा विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी से भी पूछताछ की जाएगी।
तो बिहार से एक बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। एनआईए ने बिहार में पीएफआई से जुड़े 8 जगहों पर छापेमारी की। एनआईए ने मोतिहारी जिले से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं बिहार से। एनआईए ने बिहार में पीएफआई से जुड़े 8 जगहों पर छापेमारी की है। एनआईए ने मोतिहारी जिले से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। फुलवारी शरीफ आतंकी मॉड्यूल मामले में ये गिरफ्तारी की गई है। एनआईए की तरफ से तनवीर रजा उर्फ बरकती उर्फ मोहम्मद आबिद को गिरफ्तार किया गया है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मोतिहारी जिले से एनआईए ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। तनवीर रजा उर्फ बरकती, मोहम्मद आबी उर्फ आर्यन को गिरफ्तार किया गया है और कहा जा रहा है फुलवारी शरीफ आतंकी मॉड्यूल मामले में ये दोनों गिरफ्तारी हुई हैं। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। एनआईए की छापेमारी की गई है। बिहार में पीएफआई से जुड़े 8 जगहों पर छापेमारी की है। एनआईए ने 2 लोगों को मोतिहारी से गिरफ्तार किया गया है। फुलवारी शरीफ आतंकी मॉड्यूल मामले में ये दोनों गिरफ्तारी हुई हैं। तो वहीं असम सरकार के द्वारा बाल विवाह करने वाले लोगों पर कार्रवाई की जा रही है, जिस पर सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कहा जो लोग शादी कर चुके हैं उन्हें इस ऑर्डिनेंस से पहले उनको पकड़ने का कोई औचित्य नहीं है। इसके साथ ही असम के मुख्यमंत्री पर मुसलमानों को टॉर्चर करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि बीजेपी नेताओं में एक हौड़ लगी है कि कौन मुसलमानों को ज्यादा खून के आंसू रुलाएगा। मगर मुझे पूरा यकीन है कि पीएम मोदी और अमित शाह को ये बात पसंद नहीं आएगी कि हिंदुस्तान की दूसरी सबसे बड़ी आबादी के साथ ऐसा हो रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। तो असम में बाल विवाह के खिलाफ एक्शन पर मुरादाबाद के सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने यह बयान दिया है और कहा है कि बीजेपी नेताओं में हौड़ लगी है कि कौन मुस्लिमों को ज्यादा परेशान करेगा। इस समय के हालातों से ऐसा ही लग रहा है। देखिए, जिन लोगों ने शादी कर चुके हैं इस ऑर्डिनेंस से पहले उनको पकड़ने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन क्योंकि आसाम के चीफ मिनिस्टर साहब ज़रूरत से ज़्यादा मुसलमानों को टॉर्चर कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि बीजेपी के नेताओं में इस बात की हो रही है कि कौन मुसलमान को खून के आंसू ज़्यादा रुलाएं। मगर मुझे यकीन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी इस बात को अब पसंद नहीं करेंगे। हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी आबादी की तिलाकारी लगातार की जाए। देखिए, जिन लोगों ने शादी कर चुके हैं इस ऑर्डिनेंस से पहले उनको पकड़ने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन क्योंकि आसाम के चीफ मिनिस्टर साहब ज़रूरत से ज़्यादा मुसलमानों को टॉर्चर कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि बीजेपी के नेताओं में इस बात की हो रही है कि कौन मुसलमान को खून के आंसू ज़्यादा रुलाएं। वहीं अलीगढ़ के बन्ना देवी थाना क्षेत्र स्थित एएनएम ट्रेनिंग सेंटर पर रविवार को प्रशिक्षण में शामिल 4 युवतियों की नाश्ता करने के दौरान तबियत बिगड़ गई। अचानक चारों के बेहोश होने पर वहां मौजूद स्टाफ और स्वास्थ्य महकमे में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आनन फानन में चारों में से 2 को पास की पीएचसी और 2 को जिला अस्पताल लाया गया। बाद में उन दोनों को भी जिला अस्पताल में लाया गया। फिलहाल चारों के बेहोश होने का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। आपको बता दें, सभी ने नाश्ते में पास्ता खाया था। तो अलीगढ़ की ये तस्वीरें हैं जहां पर एएनएम सेंटर पर नाश्ता करने के बाद 4 युवतियां अचानक एक साथ बेहोश हो गई, जिसके बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। चारों को सीएचसी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। और आखिर ये चारों क्यों बेहोश हुई हैं नाश्ता करने के बाद, इसकी वजह सामने नहीं आ पाई है। डॉक्टर फिलहाल इलाज कर रहे हैं। आज हमने सुबह नाश्ता किया था। नाश्ते में आया था चाय और पास्ता आया। वो खाने के बाद अभी से पेट में दर्द, वोमिटिंग और चक्कर था। 14 लड़कियाँ, 14 में से 12 लड़कियाँ उसका भेजा है। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा लेकिन जो और 12 लड़कियाँ सबके पेट में दर्द और वोमिटिंग आई हर किसी को। आज हमने सुबह नाश्ता किया था। नाश्ते में आया था चाय और पास्ता आया। वो खाने के बाद अभी से पेट में दर्द, वोमिटिंग और चक्कर था। 14 लड़कियाँ, 14 में से 12 लड़कियाँ उसका भेजा है। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा
तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ईडी दफ्तर पहुंच गए हैं। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, ईडी दफ्तर पहुंच गए हैं डॉक्टर इरफान अंसारी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं और आज ईडी एक बार फिर से उनसे पूछताछ करेगी। खरीद फरोख्त मामले में ईडी उनसे पूछताछ करेगी। कांग्रेस विधायक की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती हैं। निराधार है और आप सब जानते हैं कि सामने ऊपर नहीं है, सरकार हमने बनाया है तो सरकार हम क्यों गिराएंगे। तो जो भी आरोप जिसने लगाया है मैं उनसे कहूँगा कि हम लोग नफरत छोड़ो भारत जोड़ो पे विश्वास करते हैं और जिसने नफरत लगाया हमारे पर जिनको नफरत है मैं उनसे भी कहूँगा अब ये काम छोड़ दीजिए। और जिस तरह की घिनौना आरोप मुझ पर लगाया गया वो तो हाईकोर्ट ने कोर्ट था मेरे साथ, लेकिन आपके साथी विधायक तो आपको मास्टरमाइंड बता रहे हैं इरफान जी। बताइए इस पूरे क्या बता रहे हैं। आगे मैंने कहा कि वो राजेंद्र बाबू का बेटा है, लेकिन लगता नहीं, थोड़ा सा मैं उनको सद्बुद्धि दे उनको मैं कहूँगा। तो इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए रांची से हमारे साथ राकेश कुमार जुड़ गए हैं। राकेश, ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी। ईडी आज फिर उनसे पूछताछ करेगी। इससे पहले भी पूछताछ की जा चुकी है लेकिन उनकी तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला, इसलिए ईडी आज फिर से उनसे पूछताछ करने वाली है। देखिए पूजा, जिस तरीके से लगातार कहीं न कहीं ईडी की कार्रवाई हो रही है और ये जो पूरा मामला है ये कोलकाता में विधायकों के खरीद फरोख्त का मामला था। कैश कांड में कहीं न कहीं इनके पास से जो राशि बरामद हुई थी उसके बाद से ये मामला चल रहा था। तो ऐसे में ईडी की टीम तहकीकात कर रही है कि आखिर जो इतनी बड़ी रकम बरामद हुई थी और इसके साथ साथ इसमें जो बातचीत सामने आई थी, जिस तरीके से अनूप सिंह ने FIR दर्ज कराया था और उसमें जिक्र किया था, तो कहीं न कहीं इसके पीछे क्या क्या उद्देश्य है, क्या सच में खरीद फरोख्त में बड़ी राशि की लेन देन हुई है, इन सारी चीजों को लेकर ईडी की कार्रवाई जारी है। और फिलहाल ईडी दफ्तर में इरफान अंसारी से पूछताछ जारी है और हो सकता है कि देर शाम तक पूछताछ के बाद पता चल पाएगा कि आखिर इरफान अंसारी ने क्या कुछ कहा है और आगे क्या कुछ प्रक्रिया होने वाली है। जी, पिछली बार भी जब इन्हें पूछताछ के लिए तलब किया गया था तो ये वहां पर नहीं पहुंचे थे। इस बार जब पूछताछ होगी तो क्या कुछ ईडी की तरफ से सवाल रखे जा सकते हैं, क्या कुछ पूछताछ में हो सकता है आज? देखिए, सबसे बड़ा मामला यही नजर आ रहा है कि जिस तरीके से कोलकाता में जो राशि बरामद हुई थी इनके गाड़ी से और इसके बाद से ये माना जा रहा था कि कहीं न कहीं सरकार को खरीद फरोख्त करने, विधायकों को खरीदने, कांग्रेसी विधायकों को, इसमें इनका नाम आया था कि इन्होंने ही कहीं न कहीं प्रलोभन दिया था या लेन देन में शामिल थे। तो ऐसे में कहीं न कहीं ये सबसे पहले जानकारी लेने की कोशिश की जा रही है कि क्या सचमुच इतनी बड़ी रकम की लेन देन हुई थी और जिस तरीके से अनूप ने 10 करोड़ रुपए की राशि की बात कही थी, तो ऐसे में इस बात पे भी चर्चा हो रही है कि आखिर इतनी बड़ी रकम का लेन देन कैसे हुई है। अगर सचमुच इस तरह की कोई बात है तो ईडी निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कराएगी और आगे की कार्रवाई करेगी। हालांकि जब वो अभी ईडी दफ्तर पहुंचे हैं तो उन्होंने साफ कर दिया है कि उन पर जो आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद है और वो डटकर ईडी के सवालों का सामना करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका राकेश। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।